नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, रिपोर्टर प्रभात रंजन जायसवाल के साथ आप देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, आज बात करेंगे हम जिला सहरसा और दरभंगा की। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस वीडियो में आज हमारे संवाददाता प्रभात रंजन जायसवाल इंडिया चीफ ब्यूरो ने आरजेडी विधायक जफर आलम से बातचीत की, जो सलखुआ प्रखंड में आके वीडियो से बातचीत कर रहे थे और आशा वर्कर से बातचीत कर रहे थे और आम जनता की भी परेशानी सुनी हमारे जफर आलम विधायक जी। आइए हमारे संवाददाता ने उनसे क्या बात की है, सुनते हैं। आप देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। इस समय सलखुआ ब्लॉक में आइए बात करते हैं वीडियो साहब से, किस तरह से यहाँ मीटिंग किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। वीडियो जी और विधायक जी से आइए बात करते हैं। वीडियो जी पंचायत समिति की मीटिंग रखी गई थी सुबह 11 बजे से, क्योंकि कोरम पूरा नहीं हुआ तो मीटिंग को स्थगित करना पड़ा। फिर भी हमारे माननीय विधायक जी आए थे और हमारे माननीय सदस्य लोग हैं यहाँ पे, तो मीटिंग रखी गई कि कुछ जिला इस ब्लॉक में जो कुछ विकास का कार्य या फिर रिलीफ का कार्य कैसे किया जाए और उसमें जॉब क्रिएशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करने के लिए हमारे पीओ साहब बैठे हुए हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, तो हम लोग समन्वय बना के, हमारे पुलिस विभाग के लोग बैठे हुए हैं, तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इस महामारी के समय में रोजगार क्रिएट किया जाए। और साथ में मुहर्रम का त्यौहार भी आने वाला है, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी हम लोग इस पर चर्चा किए हैं और हम चाहते हैं कि सबका साथ रहे और सब हम लोग अच्छे से काम करें। आइए कुछ बातें विधायक जी से करते हैं। विधायक जी क्या कहना चाहते हैं मीटिंग में? आज पंचायत समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक थी। अभी यहाँ जो बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और अगले 2-3 महीने तक बनी रहेगी, इस संबंध में प्रधान सचिव आपदा विभाग ने भी मेरे आग्रह पर, मेरे आवेदन पर जिला पदाधिकारी को निर्देश दिए कि वो जब बाढ़ का पानी जमा है तो सभी जगह रिलीफ दिया जाए। और उसके लिए कलेक्टर साहब को बताया कि आप सक्षम हैं, आपको रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर रौनी लाल है। आप देख रहे हैं कि सलखुआ का 11 पंचायत पूर्ण रूप से डूब गया, सारी फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि कोसी तटबंध सलखुआ में आकर के समाप्त हो जाता है रेलवे लाइन पर। अब वो पानी रेलवे के पुल से घूम करके पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। हेमरा नदी का पानी, सीपेज का पानी और कमला का पानी, तिलावे का पानी, ये सारा पानी सलखुआ में और सलखुआ के सटे बनमा में, बख्तियारपुर में जमा होता है, जिसके कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। इस पंचायत में जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमारा, ये सबसे लो लैंड है और कोसी नदी के किनारे है। यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का आना तय है और सबसे अंतिम में पानी निकलता है। उसी के लिए बीडीओ साहब ने बैठक बुलाई थी कि जो मजदूर वहाँ से आए हैं उनको रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, फसल जो क्षति हुई है इसका सही आकलन करके इसको मुआवजा दिया जाए। उसके लिए महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। दुर्भाग्य की बात है कि जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी बहुत से नहीं आए, जिसके कारण कॉरम पूरा नहीं हुआ और मीटिंग को स्थगित करना पड़ा। आपके माध्यम से मैं जिला पदाधिकारी से आग्रह करना चाहता हूं, कृषि जिला पदाधिकारी से, कि पूर्ण रूपेण से सलखुआ ब्लॉक, सिमरी, बख्तियारपुर, महसी, बनमा, इटहरी की फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। अगले अप्रैल से पहले कोई फसल होने की उम्मीद नहीं है। आप सरकार पैदा किया जाए। यहाँ फसल पैदा करने के लिए पूंजी नहीं है किसानों के पास। खाद, बीज और कीटनाशक दवाएं अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाए। जब तक फसल पैदा नहीं होता है तब तक इन लोगों को राशन फ्री में, मुफ्त में दिया जाए। जो जीआर होता है वो दिया जाए। जिसका घर गिर गया है उसको घर का मुआवजा दिया जाए। फसल बर्बाद हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। यही इसी के लिए बैठक हुई थी, महत्वपूर्ण बैठक थी, लेकिन चर्चा हुई। बैठक पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन चर्चा हर मुद्दों पर हुई। लोगों के नॉलेज में बात चली गई है और जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। मैं कल जिला पदाधिकारी से और आयुक्त से मिल करके इस संबंध में विस्तार से बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आपदा के प्रधान सचिव से बात करेंगे कि इस क्षेत्र के लिए क्या उपाय हो सकता है।
जैसे कि आप देख रहे थे, यहाँ पे जनप्रतिनिधि को जितनी भी परेशानी होती है उसी के मामले में यहाँ पे बैठक की गई है। जिला सहरसा सलुका प्रखंड से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ खबर देखते हैं जिला दरभंगा के बेनीपुर से, जहां जन अधिकार पार्टी के राजेश बाबा जी को इस बार बेनीपुर से विधायक के उम्मीदवार में खड़ा किया है हमारे पप्पू जी ने। आइए उनसे हमारे संवाददाता तैमूर आलम ने क्या बातचीत की है, आइए देखते और सुनते हैं। नमस्कार, मैं तौकीर आलम यूनियन इंडिया से बोल रहा हूं और अभी हम बेनीपुर विधानसभा के हाबीबवाल गांव के वार्ड नंबर 6 में हूं, जहां पर क्षेत्र भ्रमण के दौरान जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार माननीय श्री राजेश कुमार मिश्रा जी, यानी कि जिनको राजेश बाबा ही बोलते हैं, वो अभी उनका क्षेत्र भ्रमण चल रहा है। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि वो अपनी क्या बात रखते हैं और यहाँ जो जनता है, खासकर युवा वर्ग है, उन्हें वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, आइए जानते हैं उनसे। सबसे पहले जे उपस्थित छी सब गोटे के प्रणाम करै छी। हम पहले अपन परिचय दऽ दी छोट छिन। जे हमर जन्मभूमि रमौली भेल, जहाँ सबके बगल में या आश्रम बेनीपुर में भऽ गेल, अपन संस्था गौशाला बेनीपुर में या विशेष समय बेनीपुर में बितबै छी। रमौली में जे कॉलेज छलखिन संस्कृत कॉलेज, ओहिसँ हम आचार्य केलहुँ। ओहिके बाद भागवत अध्ययन केलहुँ वृंदावन जाकऽ। ओहिके बाद अपना क्षेत्र में भागवत कथा के प्रचार प्रसार करे में लागल छलहुँ। लेकिन बेनीपुर के जे स्थिति जा रहल है अखन, ओ स्थिति परिस्थिति के देखैत एकटा हम संकल्प लेलहुँ जे हम बेनीपुर के परिवर्तन करब। अहाँ सबके समर्थन हमरा भेटतै तऽ निश्चित रूप से हम बेनीपुर के परिवर्तन करब। जे आदरणीय पप्पू यादव जी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज तक कोनो पार्टी, जे कोनो पार्टी या कोनो पार्टी अपना क्षेत्रीय बेटा के टिकट दे के काज नहीं केलकै। पहले जे पार्टी देलकै से बाहरी के टिकट देलकै अखन तक, लेकिन बेनीपुर के इतिहास में ई पहला पार्टी जन अधिकार पार्टी ओ टिकट दे के आश्वासन एकटा अपना क्षेत्रीय बेटा के देलखिन। सबसे पहले उनका हम धन्यवाद करबनि। क्षेत्रीय, क्योंकि क्षेत्रीय अपना क्षेत्र के विकास कर पाबै। ई जिनकर घर हेतनि वो अपन घर के जेना चला पेथिन, ओ जते चलेथिन वो बगल वाला नहीं चला पेथिन। ताहि दुआरे अपना घर के रक्षा स्वयं अपने करऽ पड़ै छै, बाहरी अहाँ के रक्षा नहीं कऽ पाएब। और जे क्षेत्र में रहत और जे गरीबी से अपन जीवन बीतेने हेतै, वह गरीब के दुख दर्द बुझि सकै छै। और जे एसी में सुतते, जे 10 गो फ्लाइट रखने छे, 10-20 टा कार गाड़ी रखने छे, ओहिमे सुतते, ओ नहीं बुझते गरीब कोना जीवे छे। गरीब के दुख दर्द ओ नहीं बुझि सकै छे। हमर सबके जे जीवन बीतल संस्कृत आश्रम में भिक्षा मांगि के हम सब पढ़लहुँ। घर अहूँ गाँव में आयल छी बचपन में मांगे के लिए, कोनो गाँव एहन नहीं हेतै जे गाँव नहीं गेल है जे भिक्षा मांगि के और आश्रम में जाकर अपन भिक्षा मांगि के अपन जीवन बितेलहुँ और पढ़ाई केलहुँ। तैं मोन में भेल जे बेनीपुर का सब बेर बाहरी जे MLA MP बने छे से लूटे के केवल काज केलकै अखन तक बेनीपुर में। एकटा जे एक बेर पूरा बेनीपुर विधानसभा में हर जगह जाए और जे हमर संकल्प या बेनीपुर के परिवर्तन के लेल से हम मैदान में एबेर जहाँ सबके बीच आयब, ये आयल छी से एग्रीमेंट के साथ 1000 बाउंड पेपर पर हम गाँव पंचायत में एग्रीमेंट बनायब और एग्रीमेंट बना के हम चुनाव लड़ब। और नहीं हम कोनो जे एग्रीमेंट के साथ हम चुनाव में नहीं कोनो काज करब, जखन अहाँ के पास आयब तो हमरा जूता के माला से स्वागत करब, हम स्वीकार करे के लेल तैयार रहब। हम विकास नहीं करब, क्योंकि हम चाहे छी कि बेनीपुर के जरूर एक बेर परिवर्तन है, लेकिन हमर युवा यूथ ई सब जखन प्रयास करथिन निश्चित रूप से बेनीपुर के परिवर्तन हेतै। और हमर नेताजी जखन एलखिन रमौली में पहला कार्यक्रम केलखिन, ओहियो में घोषणा केलखिन जे चीनी मिल अवश्य हम चालू करायब। हमर आबे वाला समय जे है आबैत हमर समय जे आयत अखन चुनाव के बाद, निश्चित रूप से चीनी मिल के कार्यक्रम चालू करब।
और अखन तक कोनो नेता नहीं मिले बिहार में मुद्दा उठेल के अगला बेर अहाँ हर घर सुनील चौधरी विधायक जहाँ से वर्तमान का छथि अपना सबके से हर घर घुमलखिन जे हम चीनी मिल चालू करब, हर युवा के नौकरी देव, हर युवा के लिस्ट बनेलखिन गाँव में घूमि कऽ ओहिके नाम पर ठकि कऽ और जितला के बाद अखन तक कहियो भेंट नहीं देलखिन गाँव गाँव में से। हर गाँव में जखन हम जाइ छी अहूँ सब घूमबै तऽ पता चलि जायत कते घर पर अखन तक पहुँचलखिन हँ। अखन तक बेनीपुर में हुनकर एकटा कार्यालय नहीं भेलै जे कहियो बेनीपुर में बैस सकैत छथिन। की विधानसभा में एते नम्बर विधानसभा रहैत एकटा विधानसभा में कार्यालय नहीं होय पार्टी के, एकटा पार्टी कार्यालय नहीं है। बहुत दुर्भाग्य के बात है बेनीपुर के लेल जे क्षेत्रीय बेटा अखन तक नहीं भऽ पेलै, तैं क्षेत्र के विकास नहीं भऽ पेलै। हम इहो कहै छी जे हमरा से नीक कियो कैंडिडेट अहाँ सबके बीच आबै और क्षेत्र में रहैत हुए, क्षेत्र से बाहर रहे वाला ने दिल्ली बम्बई के बात करी छी, बिजनेसमैन के बात करी छी कि गरीब के बच्चा नहीं जाए विधानसभा में बैसे के लिए, किया बड़के लोग सबटा बैसे। एहि दुआरे ई सब आदमी से आग्रह करब जे बेनीपुर के परिवर्तन के लिए एक बेर सब आदमी सहयोग करियो और निश्चित रूप से बेनीपुर के परिवर्तन हेतै। और हमरा से नीक कियो कैंडिडेट एथिन और अपना क्षेत्रीय और क्षेत्र में रहैत हेथिन और एग्रीमेंट के साथ हमरा से उतरि जेथिन तो हम उनका समर्थन कर देबै, हम चुनाव नहीं लड़ब। लेकिन हमरा बेनीपुर का एग्रीमेंट के साथ हमरा परिवर्तन करे के काज है, हम परिवर्तन के काज बेनीपुर में करब। केवल एकटा हमरा सब अनुमंडल अस्पताल है, ओहिमे ने कखनो दवाई उपलब्ध रहैया ने एकटा नर्स रहैया, जे के कारण अपना क्षेत्र के कते नुकसान छै। एतेटा पैघ क्षेत्र। वहीं आज हमारे पत्रकार जी ने सलकुआ प्रखंड के मैनेजर गोदाम मैनेजर से बातचीत की। आइए सुनते हैं मैनेजर साहब क्या कहना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया स्टेम सलकुआ प्रखंड में। आइए हम बात करते हैं यहाँ के मैनेजर से जो गोदाम में डीलर हो गेहूँ चावल देते हैं, किस प्रकार से देते हैं बात करते हैं। गेहूँ चावल हर बोरा में ठीक ठाक रहता है? हाँ बिल्कुल, गेहूँ चावल क्वालिटी ठीक रहती है। जैसे कि देख रहे हैं मैनेजर साहब का कहना है गेहूँ चावल क्वालिटी बिल्कुल ठीक रहती है, सभी डीलर खुश है, किसी भी डीलर को कोई आपत्ति नहीं है। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। वहीं आइए अब खबर देखते हैं जिला दरभंगा के बेनीपुर की, जहां पे आज आरजेडी युवा संवाद किया गया, जिसका प्रोग्राम कर्पूरी भवन में बेनीपुर में किया गया। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आरजेडी युवा संवाद में। सभी साथियों की भावना को जानते हुए, सभी युवाओं की भावना को जानते हुए मैं इस युवा संवाद कार्यक्रम से जो आउटपुट आएगा, जो फंड के आएगा, जो बेनीपुर विधानसभा विगत 15 साल से हम लोग निसंदेह, 15 साल से हम लोग जो है बगैर विधायक के, बगैर सरकार के यहाँ झेल को झेल रहे हैं, वो इस बार नहीं झेलना है। इसलिए इनका मांग सही है, कोई भी कैंडिडेट हो लेकिन स्थानीय होना चाहिए, ताकि हम लोगों के दुख सुख में वो समझे। यह सर्वसम्मति से जिस युवा संवाद कार्यक्रम में पास किया जाता है, यहाँ का स्थानीय ऊपर से जो अगर पार्टी ठोक देगा वह नहीं चलेगा। अब इस गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिला अध्यक्ष जी लगभग हमको लगता है वो बेनीपुर प्रवेश कर गए हैं। अभी हमको 5-7 मिनट पहले बात थोड़ा कर रहे हैं, आ रहे हैं। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर कोई युवा चाहते हैं तो कुछ अपना रखने के लिए, तो हम भी इस संवाद कार्यक्रम में कुछ अपना वक्तव्य रखे, तो वह नहीं जानता। आप कोई युवा चाहते हैं तो रखें। विधायक बनाना है, यहाँ का संदेश निश्चित रूप से हमारे संगठन के माध्यम से मैं वादा करता हूँ, इस कार्यक्रम को प्रत्येक 4 पंचायत पर एक जगह में मीटिंग फिक्स करूंगा। 4 पंचायत पर एक मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें नीचे स्तर के कार्यकर्ता आएगा, नीचे स्तर से युवा आएगा। जो युवा करौनी के हैं, अगर उनको 15 किलोमीटर होता है, 17 किलोमीटर होता है, वह नहीं आ रहे हैं, उसको आने में 100-200 रुपया खर्चा है,
तो हम दरौनी शिवराम देवराम अमेठी और बाथो पंचायत को जोड़ के एक शिवराम चौक पर एक बहुत भव्य युवा संवाद कार्यक्रम रखेंगे। तो नीचे स्तर का कार्यकर्ता समझ पाएंगे। इस बार राष्ट्रीय जनता दल का क्या कार्यक्रम, इसके क्षेत्रीय स्तर पर भी कार्यक्रम होगा और अनवरत जब तक चुनाव होगा तब तक पूरे युवा को एकत्रित करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं तहे दिल से राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड महासचिव श्री हीरालाल जी को स्वागत करते हैं। वो अपना वक्तव्य करें। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत इकरपुरी सभागार में युवा संवाद का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए मैं बेनीपुर प्रखंड अध्यक्ष नीलांबर यादव जी को तहे दिल से शुक्रिया आदाब सलाम प्रणाम करते हैं। दोस्तों, मंच पे विराजमान हमारे जिला अध्यक्ष रामेश यादव जी, वरिष्ठ नेता श्री चिन्ना साहब जी एवं समस्त मंच पर पधारे हुए पदाधिकारीगण एवं संजीव शर्मा जी, जिला प्रधान महासचिव श्री संजीव शर्मा जी एवं जितने भी हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ पदाधिकारी नेतागण मंच पे पधारे हुए हैं, उनको उन सभी को तहे दिल से प्रणाम करते हैं। दोस्तों, ये युवा संवाद बहुत खुशी हुई है कि हमारे पार्टी का जो निर्णय हुआ है, जो युवा संवाद बुजुर्ग में जो अनुभव होता है उसको अगर हम मिला दे, शक्ति और अनुभव को अगर हम मिला दे तो कोई भी चीज हम आसानी से पता कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, याद कीजिए कुछ पीछे 1974 के जेपी आंदोलन का समय, हम लोग उतना याद तो नहीं है लेकिन सुनते हैं। उस समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी एकदम युवा थे, यंग थे, पूरा एनर्जेटिक थे और उनको श्री जयप्रकाश ने जैसे बुजुर्ग आदमी का पूरा सहयोग मिला था और उन्होंने पूरा बिहार से जो क्रांति चली थी 1974 का क्रांति, युवा और बुजुर्ग का मिलकर जो क्रांति चली थी, पूरा देश का चोला हिला दिया था। उसमें जो है पहले हमको अध्यक्ष है, अध्यक्ष नीलंबर यादव जी है, उनको आकर पार्टी में ज्वाइन करो, उसके बाद कोई बात नहीं, पहले भी घर में दे दो, सो नहीं होगा, और यहाँ आकर यहाँ साइन कर दो, पार्टी में हम ज्वाइन कर लिए,
इसके बाद जो है भाइयों हम लोगों से आग्रह करता है, इनकी बात जो है आप पार्टी की लड़ाई है और जैसे अदर कास्ट लोग हैं और पार्टी के लोग बीजेपी पार्टी के लोग नया आदमी है, सवाल की आग्रह करता हूँ, मैं जो करता हूँ इनकी बात पर ढंग से आरजेडी का मोहर एक होगा काम तो कहते हैं आला कमल का देश दिएगा, जो बैलेट वाला पेपर रहेगा तो सबसे अच्छा रहेगा। ये तो है एटीएम बना मशीन लाता आने वाले चुनाव में वहीं आप आज किसको हमारे वोट देंगे? पत्रकार प्रभात रंजन जायसवाल ने जिला सहरसा के सलखुआ प्रखंड में आज सबकी राय जानी कि आज आने वाले चुनाव में किसको वोट दिया जाएगा जनता के द्वारा। वहीं जनता की राय है कि इस बार हम आरजेडी को वोट देंगे, क्योंकि इस बार चुनाव में जो है आरजेडी हमें लगती है कि आने वाले चुनाव में चुनाव के बाद बढ़िया काम करेगी। प्रखंड के युवा लोग कह रहे हैं इस बार आरजेडी को ही हम पूरी तरह से सरकार बनाएंगे, क्योंकि बिहार में बाढ़ में कोई देखने नहीं आया, न ही सड़क बनी और न ही रोजगार उपलब्ध हुआ, बल्कि घर अब गांजा दारू मिलता है और न ही बिहार में कोई मुखिया मास्क और साबुन बांट रहे हैं। 10-20 मास्क बांट देते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, हो गया। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं सलखुआ प्रखंड की जनता। आने वाले चुनाव में आप किसको वोट देंगे? हम तो आरजेडी को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि अभी तेजस्वी यादव बहुत जोर तेजस्वी यादव जो है अभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, युवा के लिए खास करके तेजस्वी यादव बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी। जो नीतीश सरकार उसने कोई काम तो किया कि नहीं किया? पलटू चाचा जो है अभी फिलहाल पलटू चाचा बहुत धूर्तमाज है, जैसे रातों रात ही अपना धूर्त माफिया। हाँ धूर्त माफिया अभी हर जगह होम डिलीवरी हो रहा है, दारू गंजा महुआ, ये भला आदमी को परेशानी, आदमी को रोड पे रात में चलने में, ग्रामर को रोड में चलने में बहुत अच्छा। नीतीश कुमार के बारे में देखिए कितना ही अभी हो रहा है, रोड नहीं बन रहा है। इसमें खुलेआम जो दारू चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? खुलेआम जो दारू चल रहा है ये सरकार नीतीश का हाथ है। उसको नीतीश कुमार जो है न खुलेआम दारू गांजा पीने के लिए रोड पर कोरेक्स पीने के लिए रोड पर फ्री कर दिया। भला आदमी अगर रोड पर चलता है उनको टैक्स लगता है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश यादव। अच्छा ठीक है भैया, वो गाड़ी का जो सही आदमी है उसको गाड़ी का कागज मांगता है। यहाँ के रागीर से पूछना चाहते हैं हम, आइए जैसे आइए रागीर, हम खगड़िया जिला। जी बताइए। जी क्वेश्चन कीजिए आप। अपने बिहार में जो जैसे आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी जेडीयू से अलग हो जाए तो किसको जिताएंगे? हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे केंद्र। जोर से बोलिए बॉस। केंद्र में बीजेपी को ही वोट देंगे। और राज्य में? राज्य में तो आरजेडी को देंगे। अगर जेडीयू से बीजेपी अलग हो जाए, बिल्कुल अलग एक चुनाव, बीजेपी को ही वोट देंगे। जेडीयू को तो नहीं देंगे बॉस वोट, ये तो कन्फर्म है। ये रातों रात ही मतलब महाचुतिया नेता, घटिया नेता है, घटिया नेता जिसको आप बोलते हैं। बिहार को बर्बाद करके रखा, छौरियों का दलाल है जी। मेरे राजा भाई हमरे यहाँ सितुहा पंचायत में सलखुआ प्रखंड में जो सीओ हैं वो ये जो बाढ़ पीड़ित का प्लास्टिक आए हैं वो मुखिया के हैंड टू हैंड किए। मास्क और सैनिटाइजर मुखिया ने आपको बांटा? नहीं, कभी नहीं। मास्क सैनिटाइजर के जेबी में रखा हुआ है, नहीं। वो नीतीश के शांत और मास्क जो है ना नीतीश के जेबी में रखा हुआ। भावी उम्मीदवार सुलो कंपनी मुखिया क्या नाम है? उम्मीदवार है। और जानते हैं रोड पर प्रशासन क्या कर रही है? क्या? मास्क लगा हुआ भी है तो बोलता है नया मास्क लाओ, नहीं तो 50 रुपया लो, खोल दो। ये बताए आपका मुखिया क्या नाम है? हमारे यहाँ के सितुआ पंचायत के मुखिया पिंकी देवी, उसके पति हरे राम यादव, ससुर बिरलू प्रसाद यादव उर्फ परमेश्वरी यादव। कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, कोई सैनिटाइजर मास्क साबुन वगैरह कुछ नहीं। हमारे यहाँ जो सोलो कंपनी भविष्य का मुखिया वो अभी सैनिटाइजर मास्क साबुन मुड़ी चूड़ा चीनी अपने पंचायत में पूरे तरीका से देने का काम किया। इस बार आने वाले चुनाव में किसको जिताएंगे सर? तेजस्वी सरकार। क्यों? इसलिए निकम्मा सरकार जो है नीतीश कुमार, वह जाके भाजपा सरकार में हम लोग भाजपा को वोट देते हैं, देंगे, देते रहेंगे, लेकिन भाजपा सरकार ने उसको गोद में ले लिया, जबकि जानता है कि पलटू राम है। वो पलटू राम ऐसा राम है कि किसी के चाकू मार के किसी को साथ चला जाएगा। इसलिए हम लोग बिहार में चाहते हैं तेजस्वी सरकार, नया युवक है, युवा सरकार है, हम युवा को चाहते हैं।
क्यों, क्या बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर काम नहीं किया बिहार में? बिहार में बीजेपी काम तो अभी बहुत किया है, लेकिन जेडीयू तो काम नहीं किया है। जेडीयू तो ये है कि जिसकी सरकार हो उसके में सट के अपना सरकार बनाना चाहती है। वह 4-5 साल में 4 बार सरकार बनाया है, उसका यही धंधा है जेडीयू का। जेडीयू का धंधा है कल लालू का राज आएगा बिहार में तो 20 बार वह 20 बेर सटेगा इसमें, और जो सरकार बना भी उसी का साथ जाएगा। मतलब जिधर दही उधर सही चला जाता है, करता है वो लोग। और जानते हैं नीतीश कुमार 15 वर्ष राज किया है। आप पूछिए जनता से पूरे बिहार के अंदर में कहीं पर जो देखिए, अगर रोड अगर सही है या प्रशासन सही है या नेता सही है या कोई भी है तो बताइए कहाँ सही है। दारू खुलेआम बिकता है, गांजा खुलेआम बिकता है, हत्या अपहरण लूट खुलेआम होती है। जी आपका क्या कहना है इस पे? मेरा कहना है कि मैं नीतीश कुमार को हम अभी नहीं जिताएंगे। किस पार्टी को जिताएंगे आप? हम टीएसपी लालू जिताएंगे। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार का कुछ काम नहीं देख रहे हैं हम। बोल रहा कि शराब हुआ बंद, शराब खुला में बिक रहा है, हत्या हो रहा, खौफ हो रहा, निर्दोष लोग को फंसा रहा, जो किया है उनको नहीं पकड़ता है, निर्दोष लोग को फालतू पकड़ रहा है। जी आप बोलिए। तो हम लोग लालू यादव को वोट देंगे और भारत में हमें मोदी देखेंगे। लेकिन मोदी सरकार अगर चाहती है कि जेडीयू के चक्कर में अपना इमेज क्यों गंवा रही है? मोदी सरकार अपना इमेज को क्यों बिहार में गिरा रही है? अगर बीजेपी जेडीयू का साथ छोड़ दे तो आप बिहार में बीजेपी का सरकार बना देंगे? एकदम बना देंगे, खुलेआम बना देंगे। हम लोग खुलेआम मतदान करेंगे, हम यादवों सब खुलेआम वोट करेंगे बीजेपी को। लेकिन जदयू जिसके पार्टी में रहेगा उसको हम जीवन में वोट नहीं करेंगे हम लोग यादव। तो इस बार आपका पूरा मन बना लिया, आरजेडी को वोट देंगे? आरजेडी को वोट देंगे। अगर जदयू भाजपा से हट जाएगा तो हम लोग भाजपा को वोट देंगे, लेकिन जदयू के खिलाफ हम लोग कुत्ता को वोट दे देंगे। लेकिन वहीं अब नज़र डालते हैं डीलरों की खबरों पर। जी हाँ, आज इस महामारी में, कोरोना की महामारी में डीलर ही एक ऐसा है जो दिन रात लग के अनाज बांट रहा है। मजदूर की तरह लगे रहते हैं, लेकिन आखिर में उनको मिलता है 70 पैसा कमीशन। नीतीश बाबू ये बताइए, इसमें कैसे डीलर का घर चलेगा? वहीं डीलर बार बार हड़ताल के बावजूद भी उनको अभी तक कुछ नहीं मिलता है, हर बार उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। ये डीलर ही बिल्कुल सरकारी रेट पे अपना अनाज बांटते रहते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से चलते हैं, आखिर में इनको 70 पैसा कमीशन मिलता है। ये बताइए, नीतीश सरकार से पूछना चाहते हैं, बाकी राज्यों में दिल्ली में जैसे कमीशन इतना ज़्यादा है, केरल में सैलरी मिलती है, हमारे बिहार में ही इतना बुरा हाल डीलरों का क्यों है? आइए देखते हैं इस वीडियो में डीलर क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। इस टाइम सलकुआ प्रखंड में और सलकुआ पंचायत। आइए डीलर साहब से बात करते हैं, क्या क्या दिक्कत होता है, क्या मांगे उनकी। जी बताइए। 70 पैसा में घर चलता है? जी नहीं, 70 पैसा में दूध का भी खर्चा नहीं। हम लोग को मानदेय मिलना चाहिए, बाल बच्चे का पोषण पालन, उसके पढ़ाई लिखाई बीमारी सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग को सब डीलर का गिरिभान से मानदेय, अदर स्टेट में भी मानदेय मिल रहा है, केरला में और सब स्टेट में, समझे ना। इस सब स्थिति को देखते हुए माननीय मंत्री महोदय जी इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करते हुए टीचर सबको भी आप नियोजित करते हुए उसको मंथली बांधते हुए जा रहे हैं। और टीचर को डीलर वैसे पड़ा है, ऐसे पड़ा हुआ है, इसमें बहुत शर्मिंदा की बात है। और हर चीज़ को देखते हुए हम लोग को मानदेय कम से कम दिया जाए, क्योंकि आप कहते हैं सरकारी सेवक में भी एज लिमिट है, मानदेय में एज लिमिट नहीं है। इसको भी ध्यान देते हुए थोड़ा सा बाल बच्चे को भी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह हर चीज़ को देखते हुए, बीमारी को देखते हुए मानदेय दिया जाए। सुनते हैं आप लोग मजदूर को रखते हैं, तोलता है कि बिल बनाता है कि बिल काटता है, अनाज भरता है, उन सब का मजदूरी कौन देगा? उन सबको हम ही को देना पड़ेगा। गोदाम से अनाज आता है घर तक, घर उस मजदूर को भी देना पड़ता है। हाँ, उसको भी देना पड़ता है, लोडिंग अनलोडिंग उतारना पड़ता है। सब कुछ के मद्देनजर देखते हुए सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोग को मानदेय दिया जाए। एक पारेंट डीलर को कितनी परेशानी होती है, 70 पैसा प्रति किलो कमीशन दिया जाता है, उसमें कैसे डीलर का घर चलेगा? दिन भर लगे रहते हैं मजदूर की तरह, काम करते रहते लगातार निरंतर, उनको मजदूरी देनी पड़ती है। को क्या क्या अपने घर से बेच के देंगे, चावल गेहूँ बेच के क्या मिलता है? 70 पैसा, इसमें कैसे उनका घर चलेगा? दूसरी बात, पहले डीलर के अंगूठे से लॉगिन हो जाता था डीलर के, लेकिन अब लाभुक से
कर दिया है, जो कि हर लाभुक अपना अंगूठा लगाता है। कोरोना होने का सबसे ज्यादा डर है, पूछता है। और जैसे कोरोना होने का सबसे ज्यादा डर डीलर हाँ, डीलर का भी मृत्यु हुआ है अंगूठा से दाब के, इसमें भी दिक्कत है। सुन पा रहे काफी डीलर जो है कोरोना से मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं कोरोना की वजह से, फिर भी सरकार है जो कि बहरी हो चुकी है, सुनती नहीं है। जिला सहरसा सलकुआ प्रखंड से रंजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। सलकुआ प्रखंड में डीलर साहब से बात करते हैं। 70 पैसा में घर चलता है आपका घर चलता है 70 पैसा में कैसे चलेगा, जबकि 100 रुपया प्रति क्विंटल हमको लग जाता है घर पहुँचने में, और सरकार दे रही है 70 पैसा, इसमें कैसे काम चलेगा। दिल्ली में 300 रुपये क्विंटल मिलता है कमीशन, बिहार में इतना बुरा हाल क्यों है? सरकार नहीं दे रही है हम लोग को, सरकार देगा तभी न। आपके जिला अध्यक्ष सुने हैं हाईकोर्ट में केस करने वाले हैं। हाँ, केस तो हुआ है। जैसे कि देख रहे हैं डीलर को अनेक तरह की परेशानी उठानी पड़ती है, दूसरे डीलर से बात करते हैं। जी बताइए, 70 पैसे में घर चलता है आपका? नहीं, कैसे चलेगा सर? क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? जैसे दिल्ली में 300 रुपये क्विंटल मिलता है, तनख्वाह मिलता है, आप लोगों को हड़ताल करने के बावजूद तो चाहिए साहब, यही ना, गेहूँ चावल सही मिलता है ना। जैसे कि देख रहे हैं डीलर को 70 पैसे में कैसे घर चलेगा। केरल में तनख्वाह मिलता है, दिल्ली में 300 रुपये प्रति क्विंटल है, लेबर मजदूर लगा के ये पूरे दिन अनाज बांटते रहते हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा डर होने को डीलर को ही है। हाँ, कोरोना का डर तो है। बीच में डीलर के थम से कर दिया गया था, लोग फिर हटा दिया गया। हाँ, सरकार का सबसे गलत फैसला, तो लाभुक के थम से कर दिया गया, और ज्यादा कोरोना होगा उसमें तो। जी बताइए, आपके डीलर के पहले उंगली से होता था काम? हाँ, पहले होता था, अब तो हटा दिया गया है। और कोरोना करवाएगा सरकार? सब डीलर कभी कोई 700 आदमी का, कोई 800, कोई 1100 का थम लिया जाता है। डीलर जो है नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज इंडिया। कोपरिया के पंचायत के डीलर साहब से बात करते हैं। क्या आपको 70 पैसा में आपका घर चल जाता है? जी बताइए। नहीं, हम लोग तो सरकार द्वारा जो 70 पैसा का कमीशन लाभुके से हमको लेने का आदेश है। लाभुक से 70 पैसा तो लेते तो हैं, लेकिन वो 70 पैसा से क्या होगा? अकेला तो नहीं है, हम कम से कम 3 आदमी हमारे साथ खड़ता है। पूरे परिवार कोरोना के महामारी के बीच में एक साधारण मजदूर का जो मजदूरी रेट है उससे भी कम हम लोग को मजदूरी मिलता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे परिवार को देखते हुए, जैसे कि इस महंगाई के युग में शिक्षा का जितना महंगाई हो गया है, कैसे हम लोग को 70 पैसा में पेट भरेगा। इस पर हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि हम लोग पर भी ध्यान दिया जाए। आप लोगों के अध्यक्ष के बारे में हम सुने, वो कहना चाह रहे हैं कि हाईकोर्ट में केस करेंगे। हाईकोर्ट में हम लोग का विचार विमर्श चल रहा है संघ द्वारा कि नहीं होगा तो हम परिवार के लिए तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है हम लोग अगले माह, जब तक कि लॉकडाउन लगा हुआ है, ये लॉकडाउन में महामारी की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पाते हैं। इसीलिए निस्वार्थ भावना से उठ के हर दृष्टिकोण से हम लोग सोचते हैं जब सब आदमी अपने ओर से जैसे हो तैसे हो, गरीब आदमी का सेवा में हम लोग को लगना है। महामारी के बाद जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा, हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा, एकदम इंडिया लेवल पर व्यापक चलेगा। जैसे हम लोग दिल्ली में धरना दिए थे, जैसे टीचर ने धरना प्रदर्शन किया था, वैसे जैसे एक टीचर है, जो टीचर का कोई मायने नहीं रखा जाता है, स्कूल में क्या पढ़ाता है, भगवान भरोसा स्कूल पर पढ़ाता है। एक हमारे सामने में किसी टीचर को रख दिया जाए तो हमसे कम जानता होगा जो कोई स्कूल का टीचर हो, लेकिन वह टीचर का वेतन हम लोग से कई गुना ज्यादा है। 70,000 80,000 70 से 80,000 का वेतन है। अब क्या पढ़ाता है भर दिन में वो तो भगवान जानते हैं। कहीं के हम लोग तो बराबर सुनते रहते हैं, कोई टीचर को पूछ देता है कि आप समस्तीपुर लिखिए तो वो समस्तीपुरा लिख देता है। कुछ को कुछ लिखने के लिए लूर नहीं है, उसको 70 से 80,000 वेतन है। हम लोग वह गरीब के बीच में जाके रात दिन एक करके ये कोरोना महामारी के चलते समय में रात दिन भीड़ के कि जैसे नहीं ये मेरा समाज है, कैसे इसको उत्थान करना है, कैसे इसको भरपेट भोजन मिलना चाहिए, उस निस्वार्थ से भावना से खटकर भी तब भी हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। एक 70 पैसा एकदम जैसे हाथी का दांत के दिखावा है, किसी उसमें कैसे हम लोग का परिवार चलेगा। इस पर हम लोग से सरकार से आग्रह करते हैं कि हम लोग का ध्यान आकर्षित करे। अवधेश कुमार रंजन में कोपरिया, पंचायत जन वितरण प्रणाली विक्रेता कोपरिया। जैसे कि देख पा रहे हैं डीलर को अनेक तरह की समस्या आती है अपने पंचायत में गेहूं चावल बांटने में। जैसे अभी एक बार बीच में कर दिया गया था कि डीलर के थंब से जो है उनका लॉगिन हो जाए, लेकिन बाद में डीलर के थंब से उंगली हटा दिया गया और लाभुक के थंब से कर दिया गया। इसमें तो कोरोना होने का और ज़्यादा डर है।
क्यों ना डीलर के थंब से ही कर दिया जाए, ताकि डीलर अपने अंगूठे का निशान देकर लॉगिन करके लोगों में अपना राशन बांट दे। पूरे दिन मजदूर की तरह लगे रहते हैं, अकेले नहीं 3-4 लोग लगे रहते हैं, फिर भी मिलता है 70 पैसा प्रति क्विंटल का, प्रति किलो कमीशन। आखिर दिल्ली में जैसे 300 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है, 30,000 रुपये सैलरी मिलता है केरल में, क्यों बिहार में क्यों नहीं मिलता है? बिहार में इतनी धांधली क्यों है? कोई भी सरकार आए डीलर को नज़रअंदाज कर देती है। आखिर ऐसा बिहार में कब तक चलता रहेगा? आखिर डीलर भी अब हार थक के जो हाई कोर्ट में केस करने वाले हैं। जिला सहरसा सलगुआ प्रखंड से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। सितवा पंचायत के डीलर साहब से बात करते हैं कि 70 पैसा में घर चलता है। जी बताइए, 70 पैसा में घर कैसे चले? क्या मांगे सरकार से आपकी? सरकार से मांग है हम लोग को 300 रुपया कमीशन दे, 300 रुपये प्रति क्विंटल, या तनख्वाह दे दिया जाए, या तनख्वाह दे 30,000 रुपये, हाँ, जो कि जिला अध्यक्ष का मांग है। जो जैसे कि देख रहे हैं डीलर सब काफ़ी परेशान हैं। इनको 70 पैसा प्रति क्विंटल कमीशन मिलता है। दिल्ली में 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन है। केरल में 30,000 रुपये तनख्वाह मिलता है डीलर को। अपने बिहार का इतना बुरा हाल क्यों है? बिहार में जब से डीलर आए तब से लूट खसोट चल ही रहा है, चाहे नीतीश सरकार हो, लालू सरकार हो। डीलर को हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आखिर डीलर इस कोरोना की महामारी में दिन भर मजदूर की तरह लग के अपने साथ अपने घर वाले को 2-4 मजदूर को रख के गेहूं चावल बांटते रहते, लेकिन उनको मिलता 70 पैसा। जिला सहरसा सलकुआ प्रखंड से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। इस टाइम उत्तरी पंचायत में डीलर साहब से बात करते हैं क्या क्या दिक्कत है, किस रेट पे गेहूं चावल दिया जाता है। गेहूं का रेट 2 रुपये, चावल 3 रुपये होती है। इतने हड़ताल के बावजूद भी 70 पैसा मिलता है। लाभुक का भी गाली सुनना पड़ता है। जिला सहरसा सलकुआ प्रखंड से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। और लाभुक से बात करते हैं किस रेट पे डीलर के द्वारा गेहूं चावल दिया जाता है। गेहूं का रेट 3 रुपये है सर। गेहूं 2 रुपये, चावल 3 रुपये, गेहूं 2 रुपये, चावल 3 रुपये। जैसे कि देख रहे हैं बिल्कुल सरकारी रेट पर यहाँ अनाज दिया जाता है। किसी भी लाभुक को कोई आपत्ति नहीं है। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। आइए डीलर साहब से बात करते हैं। सलकुआ प्रखंड के डीलर है, किस रेट पे गेहूं चावल दिया जाता है? उटेसरी पंचायत है। जी डीलर साहब बताइए गेहूं चावल का रेट। 3 रुपये चावल, 2 रुपये गेहूं, दाल 1 किलो सबको दिया जाता है। हाँ। जैसे कि देख रहे हैं बिल्कुल सरकारी रेट पर अनाज दिया जाता है सभी लाभुकों से। किसी भी लाभुक को कोई आपत्ति नहीं है। हमारे इस पंचायत के सरपंच जी, वार्ड सदस्य जी, सबका कहना है कि डीलर साहब बिल्कुल ईमानदार है। और पब्लिक का भी यही कहना है कि डीलर साहब बिल्कुल ईमानदारी रेट पे ही देते हैं। हर महीने देते हैं, लगातार देते रहते हैं। अगर हम नहीं भी लेते तो हमें घर से बुला के देते हैं। ऐसे डीलर तो किसी किसी पंचायत में मिलता है। जिला सहरसा सलकुआ प्रखंड से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। और आदमी से जानकारी लेते हैं कि डीलर साहब किस रेट पे गेहूँ चावल देते हैं। गेहूँ चावल और दाल तीनों चीज मिलता है? हाँ, तीनों चीज मिलता है। गेहूँ किस रेट पे मिलता है? गेहूँ 2 रुपये है, चावल 3 रुपया। जी आप बताइए गेहूँ किस रेट पे मिलता है? 2 रुपया 3 रुपया मिलता है, दाल भी मिलता है। आप बताइए। वही 2 रुपया। आप बताइए। हाँ वही है। जैसे कि देख रहे हैं सभी लाभों का कहना है डीलर साहब बिल्कुल ईमानदार है, सरकारी रेट पर अनाज बैठते हैं। सलकुआ प्रखंड से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। इस टाइम सलकुआ प्रखंड में आइए डीलर साहब से और बाकी लोगों से बात करते हैं कि यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत है डीलर साहब से कि नहीं है। जी सर, अपना नाम बताइए। रघुनंदन कुमार सिंह। जी आपका डीलर कौन है? सावित्री देवी। जी तो डीलर साहब जो गेहूँ चावल आपको देते हैं किस रेट पे देते हैं? 3 रुपया, 2 रुपया। इसके साथ दाल भी देते हैं? दाल भी देते हैं। कितना किलो? 1 केजी। जी आप बताइए आपका नाम? महेंद्र। जी डीलर साहब को जो गेहूँ चावल देते हैं हर महीना सही रेट पे देते हैं? बिल्कुल सरकारी रेट पे? सही रेट। आइए आप सरपंच जी से बात करते हैं किस रेट पे गेहूँ चावल दिया जाता है। वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य जी से गेहूँ का रेट, गेहूँ चावल और दाल तीनों चीज़ देते हैं। ये सरपंच जी से बात करते हैं। जी बताइए अपने डीलर साहब के बारे में, कैसा डीलर है इस पंचायत? नहीं, डीलर सावित्री देवी तो सही है। गेहूँ चावल दाल तीनों देते हैं? हाँ। सरकारी रेट पे? हाँ, सरकारी। जैसे कि देख रहे हैं इस पंचायत में किसी भी लाभुक को कोई भी आपत्ति नहीं है। डीलर साहब बिल्कुल ईमानदार सरकारी रेट पर अनाज देते हैं। 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ और 1 किलो दाल सभी लाभुक को 1 कार्ड पे दिया जाता है। जिला सहरसा सलकुआ प्रखंड से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। बघेवा गांव में ये डीलर साहब से बात करते हैं गेहूँ चावल किस रेट पे क्या क्या दिक्कत होता है। गेहूँ का रेट, चावल, जैसे गोदाम पे से जो आता है अनाज गेहूँ चावल पूरा दिया जाता है पुराना आपको? गेहूँ चावल की क्वालिटी कैसी होती है? जिससे लाभुक को गुस्सा आता है। बार बार हड़ताल करने के बाद भी 70 पैसा मिलता है। तो इस बार आप लोग सुने हाई कोर्ट में केस करने वाले हैं। जैसे कि देख रहे हैं डीलर को अनेक तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।
मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।